पहले लोग हुआ करते थे कि आपस में बैठ के बातें करते थे एक दूसरे से, तो उससे भी हीलिंग हो जाया करती थी, लेकिन अब वो चीज़ें तो रही नहीं कहीं पर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी वीनस में अगर जिएंगे हम लोग तो फिर वो बात आएगी ना जो आप बोल रहे हो कि हम लोग इकट्ठे हैं, एक हैं, हमारे सभी के सभी इंटरेस्ट जो हैं, हमारे हित जो हैं वो इकट्ठे होने में खुशी है। हमारे समाज को नोइंगली जानबूझ के ऐसा बखेर दिया गया कि आप पाओगे कि गांव में भी अभी वो प्यार नहीं रहा। पहले तो शहरों में था, अब गांव में भी वो नहीं है। लेकिन अब फॉर्चुनेट हम लोग हमारी ये खुशकिस्मती है कि फिर से वो चेतना आ रही है, फिर से लोग इसको पहचानने लगे हैं कि इससे अगर दूर हो गए तो इसके बहुत सारी विकृतियाँ आएंगी, बहुत सारी ये बीमारियाँ आएंगी, सोशल भी, और उसमें सभी तरह के जो बुरी बातें हैं वो आ जाती हैं। तो इसलिए फिर से लोग पहचानने लगे हैं और नई नई फॉर्म्स की अभी चीज़ें आने लगी हैं। ओल्ड एज होम बन गए, अभी क्लब्स बन रही हैं, अभी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, तो फिर वही बात आ रही है जो आप बोल रहे हो। आपने जो ओल्ड एज होम की बात करी, इस पे मैं कहना चाहूँगी, ओल्ड एज होम में अगर ले जा करके छोड़ देते हैं बुजुर्गों को, तो वो ये बातें कहाँ रही? फिर जो ये हीलिंग है वो किस टाइप से होगी? फिर तो हीलिंग होगी ही नहीं। नहीं, वो एक एस्पेक्ट है ओल्ड एज का, उसको चलो आज हमारा विषय नहीं है, वो उस पर बात कर लेंगे कभी। लेकिन ओल्ड एज होम में जो हम उम्र होते हैं उनके साथ अगर ओल्ड एज होम ढंग से ऑर्गेनाइज हो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वो डे केयर भी हो सकते हैं, वो रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं, क्योंकि आज की लाइफ में बहुत सारी मजबूरियां हैं बच्चों पर इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जिनके पेरेंट्स थे वो जो ओल्ड एज होम में चले गए हैं, उनके बच्चों को कहीं ना कहीं तो उठाना ही पड़ेगा ना। उनके बच्चों में वो संस्कार आए नहीं आए, वो अच्छी बातें हो ना हो, और जो जिस हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वो हीलिंग कहाँ गई फिर? वो नहीं, अगर ओल्ड एज होम ढंग से ऑर्गेनाइज होंगे तो वो हीलिंग का सेंटर बन जाएंगे। उल्टा वो बुजुर्गों के लिए बन सकते हैं हीलिंग का सेंटर, बट जो पोते पोती होते हैं उनके लिए। वो आपने सही कहा, फैमिली के विदन रहे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वो तो सबसे उत्तम है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, वो जैसे बाहरले मुल्क में चले जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स नहीं जाना चाहते, या कहीं दूर चले जाते हैं, पेरेंट्स नहीं जाना चाहते, पेरेंट्स हर बुजुर्ग को अपनी रूट्स के साथ रहना अच्छा लगता है। जिस गांव में वो उसने पला, जवानी देखी, सब काम किए, उसी गांव में रहना चाहता है। तो वो अलग अलग, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। अगर वो कोई कॉमन फैसिलिटी बनती है ऐसी, तो मुझे नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। ऐसे सीनियर सिटीजन होम मैंने देखे हैं जो बहुत ही हीलिंग टाइप हैं, वो बहुत ही सूदिंग है। तो इसलिए इसको ऐसा कंडेम नहीं करना चाहिए, ना ही बच्चों को हमको कोई दोष देने की ज़रूरत है। जिंदगी ने अपनी अपनी किस्म की मजबूरियां खड़ी की हैं। पर्पस इज कि वो समाज की आपस में एक रिश्ता, जैसे गांव में पहले थे तो वो किसी भी कास्ट का हो, मान लीजिए जाट है, अगर मान लो मोची बैठा है तो वो चाचा करके बोलेगा उसको, उसके साथ एक रिश्ता बन, कोई पड़ोसन वाली उसको मौसी बोलेगा, चाची बोलेगा, ताई बोलेगा, कुछ ना कुछ बोल करके बुलाएगा। तो वो एक रिश्ता था, वो खत्म होता जा रहा है। वो खत्म हो रहा है, खत्म हो नहीं रहा, वो उसको बड़े ढंग से उसको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि उसको एक सोसाइटी के एक इनहेरेंट उसको तोड़ना है। तो उसको उस पर नहीं जाते, लेकिन उसको हमको वापस लाना है, हमको वापस लाना है, क्योंकि उसी में वीनेस है, वीनेस में ही रियलिटी है, वीनेस में ही सत्य है, और वीनेस में ही खुशी है, वीनेस में ही ताकत है। आईनेस में कुछ भी नहीं है, आईनेस में सब बिखराव है, आईनेस में दुख है, दर्द है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पागलपन है, उसमें सभी समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। वीनस में सब कुछ है, सिक्योरिटी भी है, उसमें खुशी भी है। तो ये तो हम अक्सर बोलते हैं कि भूटान वाला जो राजा है वो बोलता है कि हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है, हमारा ये ग्रॉस नहीं है, ग्रॉस प्रोडक्शन इंडेक्स नहीं है, जीडीपी नहीं है, ये हमारा तो हैप्पीनेस इंडेक्स है। तो ये समाज को होना ही हैप्पीनेस के अराउंड हमको ऑर्गेनाइज करना चाहिए समाज को, कि कैसी अर्थकता में, कैसे रिलेशनशिप्स में समाज खुश रहता है। तो खुशी शुड बी द सेंट्रल प्लेस। और खुशी क्या है अभी? खुशी और गम दोनों, ये भी ऊर्जा की शक्लें हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारा कहीं ना कहीं कॉस्मिक ऊर्जा से ही जुड़ा है, ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है हमको कंक्लूड मेडिटेशन पे जाके करना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म या इसकी बहुत ही सिंपल फॉर्म है मेडिटेशन जो होती है वो उसके टेक्निक्स हैं, लेकिन मेडिटेशन का अल्टीमेट एम क्या है? टेक्निक एम नहीं है शरीर को ठीक करना, हीलिंग करना नहीं। मेडिटेशन का अल्टीमेट टेक्निक है जुड़ना,
कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ना, कॉस्मिक ऊर्जा से, नेचर की ऊर्जा से जुड़ना। तो वो जब मेडिटेशन करते हो तो वही आप फील करते हो मैं कनेक्टेड हूँ कहीं ना कहीं। मेडिटेशन आपको ये फीलिंग देती है कि मैं कनेक्टेड हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं वीनस में हूँ, मैं आईनस में नहीं हूँ। तो आप वो कनेक्टेड फील करते हो। वो जो कनेक्टेड फील करना है वो मेडिटेशन का अल्टीमेट एम होता है। टेक्निक कोई भी हो सकता है। टेक्निक उसमें वेस्टर्न कंट्री में अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। वेस्टर्न कंट्री में कहते हैं कि आप पहले आंखें खोल के बाहर की तरफ देखो, धीरे धीरे आंखें बंद करो, फिर अपनी बॉडी को विटनेस करो बंद आंखों से, फिर अपने श्वास को विटनेस करो, फिर आते जाते श्वासों को देखो, फिर जब श्वास देख रहे हो आप, तो जब आप भूल जाओगे तो आप थॉट्स पे चले जाओगे, फिर अपने थॉट्स को विटनेस करो। और थॉट्स को विटनेस करोगे तो उसकी अपनी एक ब्यूटी है कि वो थॉट्स अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जो थॉट्स आपको तंग कर रहे थे, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे थे, वो थॉट्स ऑर्गेनाइज मेडिटेशन के दौरान वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज होकर अपने आप को सॉल्व कर लेते हैं। वो उसमें नेगेटिव गिर जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। आप मेडिटेशन करना शुरू करो, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपको सारा कुछ अच्छा लगने लगेगा, आप वीनस में जियोगे, आईनस में नहीं जियोगे। तो ये पूरे का पूरा। उसके साथ मंत्रा के साथ भी कर सकते हैं हम लोग, वाहेगुरु जाप के साथ। बहुत आज ही मैंने एक वीडियो बनवाया, वो मैं डालूंगा 1-2 दिन में, कि वाहेगुरु जाप को कैसे मेडिटेशन का टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो वाहेगुरु जाप से एक मेडिटेशन का टेक्निक में कैसे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो रेफ़र करनी चाहिए हमको, कि योग विद्या हमको सिखाती है कि बॉडी में 7 सेंटर हैं। सबसे ऊपर है सहस्रार, उसके नीचे आज्ञा चक्र या अजना, यहाँ बिंदी रख दी है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र है गले में, थ्रोट, जहाँ से हम मंत्रोच्चारण करते हैं, ये विशुद्धि है। जब मंत्रोच्चारण करते हैं यहाँ, तो ये भी स्टिमुलेट होता है, और नीचे जो अनहद है चेस्ट में, अनहद बोलते हैं उसको, वो भी स्टिमुलेट होता है। इसका मतलब जब आप मंत्र जाप करते हो तो ये वाला स्टिमुलेट होगा, ये वाला तो स्टिमुलेट हो ही रहा है, और ये वाला भी हुआ, 3 हो गए। इसको छेड़ना नहीं होता, ये सहस्रार सुप्रीम होता है, ये बॉस है, ये इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। जब बाकी 6 सेंटर बैलेंस हो जाते हैं तो ये अपने आप फिर अपनी सही पोजीशन में आ जाता है, फिर ये अल्टीमेटली सुप्रीम हो जाता है, फिर ये आपको प्रॉपरली गाइड करता है। असली ये बुद्धि का, चेतना का, विवेक का ये केंद्र होता है सहस्रार सेंटर। जब आपके नीचे वाले सेंटर बैलेंस्ड हैं, डिसओरिएंटेड नहीं है, बहुत लोगों के ये वाले सेंटर डिसओरिएंटेड होंगे। कैसी डिसओरिएंटेशन होगी? कुछ का तो ये ज़्यादा काम करेगा तो लोग बड़बड़ करते रहेंगे, सारा दिन बोलते रहेंगे, तो ये ज़्यादा कर रहा है। अनहद वाले क्या करेंगे? वो बहुत इमोशनल होंगे, वो नफरत भी बहुत जल्दी करेंगे, वो प्यार भी बहुत जल्दी करेंगे, वो भावुक भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो उसी में उलझे रहेंगे, वो किसी को देखेंगे तो उससे या तो बहुत अटैच हो जाएंगे या कोई ना। तो ये अगर ये डिसओरिएंटेड है, अगर मणिपुर आपका डिसओरिएंटेड, आप खाते ही रहेंगे सारा दिन, तोंद बढ़ जाएगी आपकी। ये है। अगर नीचे वाले दोनों सेंटर स्टिमुलेटेड है तो आप ज़्यादा सेक्स के मगर भागोगे, या आपका वो ये नीचे वाले सेंटर जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन वाले सेंटर होते हैं। तो डिसओरिएंटेशन जो सेंटर्स की है वो कैसे ठीक करनी है? वो मेडिटेशन से। मेडिटेशन में इसकी छत्र छाया में इन सेंटर्स को बैलेंस करना है। तो ये वाला कहीं ना कहीं मेडिटेशन और इन जो एनर्जी सेंटर्स हैं, ऊर्जा के सेंटर हैं, इनको बैलेंस करना है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम कर लें तो ऑल टुगेदर आपकी पर्सनैलिटी चेंज होनी शुरू हो जाती है। और पर्सनैलिटी चेंज होने का मतलब है आपको बीमारियां छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी वेस्ट होती है, कहाँ वेस्ट होती है? वंदना, आप हैरान होगे कि हमारे माइंड में 50,000 थॉट्स हर रोज क्रॉस करते हैं। 50,000। आप सोच के देखो कि जिस ब्रेन में 50,000 थॉट 24 आवर्स में क्रॉस करेंगे उसकी हालत क्या होगी? वो बीमारी होगा। और क्या करेगा? लेकिन चाहिए कितने? सिर्फ 5,000। 10%, 90% जो थॉट्स हैं इधर यूजलेस हैं या वो हार्मफुल हैं। आपको वो छोड़ने हैं। कैसे छोड़ोगे? मेडिटेशन से। जब मेडिटेशन करोगे तो जब आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होंगे तो आपको उसकी जो दिखेंगे कि ये तो बहुत ही यूजलेस, मुझे इससे क्या लेना है। जैसे अब अभी बोल रहे थे कि मुझे पॉलिटिक्स के क्या लेना, तो धीरे धीरे हमको समझ आ गई ना कि पॉलिटिक्स वाले तो ऐसे फालतू जख मार रहे हैं, अखबारों में भरा हुआ है, टीवी चैनलों में भरा हुआ है, और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी। तो ऐसे ही मेडिटेशन से क्या होता है, आपको विजुअलाइजेशन लगती है, ये वाला थॉट मुझे चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो धीरे धीरे ड्रॉप होता जाएगा। जिन लोगों को मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है उनके वो 5,000 थॉट्स ही रह जाते हैं, 45,000 खत्म। अब आप सोचो, जो एनर्जी 50,000 थॉट्स खा रहे थे, उसकी छोटे से एक व्यक्ति की 50, वो 5,000 पे आ गई, बढ़ गई ना। आप 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। क्या होगा उसके?
आपको लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोगों को आप अच्छे लगोगे, आपको लोग अच्छे लगेंगे, आपका जो कम्युनिकेशन है उसका लेवल ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आपको सब लोग प्यारे प्यारे लगेंगे, आपको आसपास में भी चीज़ें प्यारी लगने लगेंगी, पक्षी प्यारे लगेंगे आपको, दरख्त जो आप ट्रीज़ को देखोगे, ट्रीज़ में आप सारी सुंदरता देखोगे। सुबह सूर्य को कभी देख के देखना, अब रोज़ उठ के सूरज को नमस्कार किया करो। अब सूरज को जब नमस्कार करोगे तो आपको मेरी बातें ये याद आ जाएंगी कि सूरज का मतलब क्या है, परमात्मा का सबसे बड़ा दूत जो इस पूरी हमारी धरती को पोषण कर रहा है। तो उसको आपको पहले शुरू में तो आपको मैकेनिकली इसको माथा टेकोगे सूर्य देवता को, लेकिन धीरे धीरे आपको जब अंदर से रियलाइजेशन लगेगी कि ये तो वाकई, ये तो इसके बिना तो मेरी कोई होंद ही नहीं है। तो जब भी आप बाहर निकलोगे सुबह सूरज को, तो आपका इतनी श्रद्धा से आपका सर झुक जाएगा कि आप नकली नहीं करोगे, फिर सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं करोगे, आप अंदर से झुक जाओगे, समर्पण कर दोगे। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं जो ये मेडिटेशन, ये सब टेक्निक में आप सूर्य को देखना, वही मेडिटेशन बन जाएगी आपकी। अब हम आजकल एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, सन गेजिंग बोलते हैं हम उसको। हमको सिंपल नाम देने पड़ते हैं तो ताकि वो सन गेजिंग करो सुबह उठ के। कितनी देर कर सकते हैं? हमारे पास आधा घंटा सुबह होता है, आधा घंटा शाम को होता है, जब सूर्य ठंडा होता है। जब सूर्य ठंडा मतलब हमको ठंडा लगता है, लाल होता है वो रेडनेस जी, लाल सूरज की तरफ देखना। आधा, अब छत पे चढ़ जाओगे तो ही मिलेगा, आधा घंटा भी नहीं तो नहीं मिलता। छत पे चढ़ो जहाँ पे ट्रीज वीज ना हो, तो आधा घंटा हमारे पास सुबह है, आधा घंटा रात को है। कभी भी आपको टाइम लगे 15 मिनट लगा लो बस, सूरज की तरफ टिकटिकी लगा के देखो, आप पाओगे कि आप अंदर से बदल रहे हो। आपको देखते देखते लगेगा कि आप अंदर से बदल रहे हो। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं सूर्य दर्शन है, सूर्य दर्शन है। इसी तरह आप प्लांट्स को कभी देख के देखो, अब प्लांट्स को कभी क्लोजली देखना। प्लांट देखने को तो बड़ा सिंपल सा लगता है कि ये पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, ये हुआ। अब उसको देखना, उसमें आपको कम से कम भी 50 तरह के वो जीव जंतु दिखेंगे। कोई छोटा सा है, कोई बड़ा है, कोई उसको रस चूस रहा है, कोई उस पर अंदर शेल्टर ले रहा है। तो आपको लगेगा कि जो प्लांट पूरे का पूरा अपने आप में ही कंप्लीट चीज़ है। कई बार तो जो फ्लावर की ब्यूटी होती है वो ही अलग दिखाई देती है। तो देखो नेचर कितनी सुंदरता क्रिएट करती है, सुंदरता क्रिएट करती है अलग अलग किस्म की। पक्षियों के देखो कि क्या क्या रंग होते हैं, क्यों करती है सुंदरता क्रिएट? क्योंकि वो इसमें सुंदरता क्रिएट करने की इनहेरेंट उसका स्वभाव है, हेल्दी रहने का और सुंदरता क्रिएट करने का। आपने कभी किसी पक्षी को देखा है? आपका हमको लगता है कि पक्षी तो कभी मरते नहीं है, क्योंकि वो साइलेंटली मर जाते हैं। हम मरने को भी इतना बड़ा कर दिया हमने कि मरेंगे तो इतने लोग आएंगे, फिर इतने वो होगा, वे होगा। तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों को हमने अननेचुरल कर दिया, और उसको मैं के राउंड बर्ड मरने को भी अब लोगों ने स्टेटस सिंबल मान लिया। कि अब अभी आप सोच के देखो कितनी रिडिकुलस बात हमारे मन में आती है, सबके मन में आती है, जब मैं मरूंगा तो कितने लोग आएंगे। किसने देखा है कि कौन आएगा नहीं आएगा मरने के बाद? कौन पहाड़ देखता में है? क्या तुम तो हो गए नहीं वहाँ, तो कितने लोग आएंगे। ये कितनी रिडिकुलस बात है, लेकिन हम सबके मन में आता है। अब कभी सोच के देखना, जब मैं इतने कुछ अच्छा काम करूँ ताकि मेरे मरने पे बहुत सारे लोग आएँ, बहुत सारे लोग आएँ। तो ये आपको कभी इसकी जो रिडिकुलसनेस पे बात क्यों ऐसी आएगी कि आप तो वहाँ नहीं हो गए, तो आप कितने लोग आएंगे या नहीं आएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये ऐसी बेहुदा बातें हम अपने मन में पाल लेते हैं। उस मैं से निकलती कहाँ से है वो, कि आपको लगता है मैं के बाहर कुछ नहीं है, मैं ही हूँ। तो आपको ये भी लगता है कि मरने के बाद भी मैं ही रहूँगा, मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ, तो ये सारे का सारा जो बता रहा है ये क्वांटम ऊर्जा का और क्वांटम हीलिंग का